नमस्कार। बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल दौरा होने वाला है। तो आज दरअसल अमित शाह के दौरे के मायने और कह सकते हैं कि अमित शाह का अर्थ क्या है, आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश भाजपा के बारे में कई दिनों से, कुछ महीनों से कुछ खबरें ऐसी है कि कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन आज हम इस बदलाव के बारे में कम, अमित शाह के दौरे के मायने पर ज़्यादा बात करेंगे। क्योंकि अमित शाह की जो शख्सियत है वो एक अलग किस्म की है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद दूसरे ऐसे गुजरात से निकले लीडर हैं जो गृह मंत्री के ओहदे पर पहुँचे हैं सरकार के, और केंद्र सरकार के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी एक सख्त होम मिनिस्टर की छाप बनाई है। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी भी जब गृह मंत्री हुआ करते थे, उनकी भी लौह पुरुष की एक इमेज थी। लेकिन उसके अलावा गृह मंत्री के अगुवाई में 370 धारा हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था। इसके अलावा जिस ढंग से उन्होंने कामकाज किया उसको लेकर भी कहा जाता है कि उनकी कार्यशैली थोड़ी सी सख्त है और आज के ज़माने में कुछ ज़्यादा ही सख्त मानी जा रही है। इस पर इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब किसी काम को हाथ में लेते हैं तो वो उसको पूरा डूब कर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की 2-3 लाइन का मैं जिक्र करूंगा कि जब यूपी के इलेक्शन थे विधानसभा के, तब भी उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश में काम किया था। वहाँ बदलाव हुए या ना हुए, लेकिन चुनाव की पूरी रणनीति, सारे सूत्र अमित शाह की टीम के पास थे। तो हम कह सकते हैं कि कल जो बैठक होने वाली है, अमित शाह 3 घंटे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में रहेंगे। उनके साथ 2 केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी रहेंगे, जिनको हाल ही में प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में 7 प्रभारी हो चुके हैं और उन 7 प्रभारियों के साथ आप कह सकते हैं कि कल से अमित शाह भी मध्य प्रदेश को देखेंगे। तो इस पर मध्य प्रदेश की स्थिति पर भी बात करेंगे। क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने या केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की सियासत को, भाजपा को इतना घटिया और कमज़ोर माना कि अब सारे सूत्र को लेने पड़ेंगे। तो इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पत्रकार साथी आशीष दुबे जी, टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी, और कुछ देर बाद पत्रकार संजय सोनी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे कि अमित शाह का अर्थ क्या है, क्योंकि अमित शाह का अर्थ ये माना जाता है कि वो सख्त हैं और जब वो काम करते हैं तो सारे सूत्र अपने हाथ में लेते हैं और फिर किसी और की नहीं चलती है। तो क्या ये जो कल की बैठक है, अभी तक जो मध्य प्रदेश के बारे में कहा जा रहा था, बदलाव होगा नहीं होगा, बहुत सी चीज़ें थी संगठन को लेकर, सरकार को लेकर, राज्य सरकार, शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तो अब हमें लगता है कि ये सारी बातें थोड़ी सी हल्की पड़ जाएंगी, पृष्ठभूमि में चली जाएंगी। कल से मध्य प्रदेश भाजपा के लिए कुछ नया होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि कल जो बैठक करेंगे वो 3 घंटे अमित शाह भाजपा कार्यालय में, उसके बाद वो दिल्ली जाएंगे और फिर दिल्ली में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। आपकी राय, अमित शाह का अर्थ क्या है? देखिए, फिलहाल तो अमित शाह का अर्थ अगर हम माने भाजपा के इंटरनल संदर्भ में, तो अमित शाह ही इमीडिएट हाईकमान है भाजपा के, क्योंकि पीएम सबसे बड़ा चेहरा है और सारा माना जाता है कि सरकार के साथ संगठन में के भी मुख्य कर्ता धर्ताओं में वही, उन्हीं का डिज़ाइन और सब चीज़ें होती है। लेकिन वो सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में अमित शाह जो है तात्कालिक तौर पर वो है भाजपा के जो हैं, वो जो कॉर्डर है या जो उनके लोग हैं उनके बॉस हैं। तो अमित शाह का आना इस संदर्भ में बहुत मायने रखता है। यानी कह सकते हैं कि भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा हो, लेकिन कमान अघोषित रूप से अमित शाह के हाथ में होती है। निश्चित रूप से अमित शाह के हाथ में सारे फैसले जो होते हैं उनके हिसाब से ही होते हैं। और इसलिए भी कि भाजपा को 2014 में और 19 में जो उन्होंने सत्ता में वापसी कराई, तो इसके सूत्रधार ये 2 चेहरे थे, अमित शाह थे और मोदी थे। तो इसलिए जो है वही हम साफ तौर पर समझ में आता है कि ये उन्हीं का पूरा क्राफ्ट बीजेपी में चलता है। ठीक भी है, कोई एक सेंट्रल जैसा कमांड है उनका। तो लेकिन ये बात, उनका भोपाल आना और अचानक आना, तो ये बताता है कि मध्य प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, जिसका आकलन, जिसका सर्वे, जिसका जो भी फीडबैक जो है वो हाईकमान के पास जाता होगा, वो भी वही है जिसकी आशंकाएं यहाँ पे पहले जताई जाती रही हैं और हर स्तर पे जताई जाती हैं। तो उसी चिंता को देखते हुए, और हाल में मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बहुत अच्छी नहीं कहा जा सकती, ना सामाजिक तौर पे, ना राजनीतिक तौर पे, ना प्रशासनिक तौर पर। चाहे वो सीधी की घटना हो, इंदौर की घटना हो,
रीवा की हो या शिवपुरी की हो या ग्वालियर की हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो हैं ही। बीजेपी का संगठन भी बीच में जो थोड़ा सा नज़र आया था कि बड़ा असंतोष के स्वर हैं या कुछ लोग परेशान से हैं या जो भी असंतोष है, तो इन सब के संदर्भ में इंदौर में तो भाजपा संगठन के नेताओं में मारपीट हो गई। बिल्कुल युवा मोर्चे के अध्यक्ष तक की पिटाई हुई। बिल्कुल सख्त अनुशासनहीनता की स्थिति है। इसके अलावा रतलाम शहर में रतलाम भाजपा के जिलाध्यक्ष को हटाने के लिए मंडल अध्यक्ष ने रैली निकाली, बकायदा माइक से अनाउंसमेंट हुआ। तो ये सारी घटनाएं कम से कम अलार्मिंग थी, अलार्मिंग है। और ऐसा जैसे गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, उस तरह की स्थितियां हैं भाजपा में। तो अगर वो वहां आते हैं तो कम से कम वो सर्वमान्य है और उनका एक अनुशासन है, खौफ है, तो वो यहाँ पर आके बहुत सारी चीज़ों को संभाल सकते। और इसके ठीक पहले देखा जाए तो अभी हाल में भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को प्रभारी बनाया गया है चुनाव के नजरिए से जी। तो इसलिए बनाया गया है कि चुनाव अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव दोनों ही मोदी के बहुत खास मंत्रियों में शुमार है, मोदी मंत्रिमंडल में। निश्चित तौर पे अमित शाह के साथ भी उनका पूरा ताना बाना है। तो ये माना जा सकता है कि अब चुनाव का जितना भी इंतजाम मध्य प्रदेश में सियासी तौर पे जो इंतजाम भाजपा ने किया है, सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने कराया है चुनाव का के लिए जो भी डिज़ाइन किए हैं, वो सब की सब सीधे सीधे अमित शाह और मोदी की नज़र में होंगे, क्योंकि उनकी आंख और कान की तरह दोनों काम करेंगे। दूसरी बात, भूपेंद्र यादव को जो लाया गया है तो मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वोट है, जिसको 50-52% बोला जाता है, उसको साधने की भी एक नई जुगत है जो आदिवासी वोट साधने के साथ साथ चलेगी। तो ये एक इस तरह से चेहरे पेश किए गए। अश्विनी वैष्णव टेक्नोक्रेट हैं, बहुत काबिल हैं, राजस्थान के हैं। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक पूरा एक सिंक्रोनाइज करने के लिए कल अमित शाह आ रहे हैं, उनके साथ दोनों प्रभारी भी आएंगे। तो एक तरह से भाजपा कॉर्डर को यहाँ मध्य प्रदेश का जो कॉर्डर है उसके सामने दोनों को इंट्रोड्यूस कराएंगे एक तरह से प्रभारी के तौर पर। और क्या अपेक्षाएं हैं और वो क्या करेंगे, इन सब चीज़ों का आकलन होगा और उसका बंटवारा होगा काम का। और अमित शाह का आना मैं एक तरह से और भी मानता हूँ, जैसा आपने कहा मध्य प्रदेश में बड़े बड़े बदलावों की बातें हैं। निश्चित तौर पर अमित शाह आप चुनाव के कुछ महीने पहले गुजरात गए थे। ये बाद में बात ऐसी आई थी कि वो अचानक रात को गुजरात गए थे और वापस आ गए थे। उसके 2 दिन बाद विजय रूपाणी वहाँ से जाते रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अमित शाह यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे वैसे तो सारी सेट चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ठीक चल, मतलब भाजपा के कंट्रोल में ऐसा लगता है कि हाईकमान से सीधा सब कुछ राब्ता बना हुआ है इन लोगों का। लेकिन इसके बावजूद भी उनका आना जो है भाजपा के लिए अलार्मिंग है। आपने आखिरी की एक लाइन जोड़ के थोड़ा सा बैलेंस कर दिया कि उनका भाजपा से राब्ता बना हुआ है और वो मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं लगता कि यहाँ के जो बड़े चेहरे उनका राब्ता नहीं है, काफी कुछ कंट्रोल है। लेकिन भीतर जो खदबदाहट है जी, बेचैनी है, वो इस कदर है कि जब से भाजपा का जन्म हुआ है 1980 से लेकर अब तक इतनी बेचैनी, इतनी पीड़ा, इतना दुख पूरी मध्य प्रदेश भाजपा में कभी नजर नहीं आया। और कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार के साथ साथ संगठन के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। ये टर्म असल में इस्तेमाल होता था सरकार के खिलाफ, लेकिन भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो संगठन के खिलाफ भी हो गया है। उससे भी माने ये जो चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब के लिए जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व वो भी अपने दामन को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक दिन में नहीं हुआ है। बीजेपी की जो दशा है वो एक दिन में नहीं बनी। और जब ये चल रही थी तो फिर बाकी लोग क्या करते थे, जिम्मेदार लोग। चलिए इस पर फिर बात करेंगे। लेकिन अभी तक तो 5 प्रभारी हुआ करते थे, अब 2 और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी प्रभारी के रूप में यहाँ आ गए हैं। तो कह सकते हैं कि जब सर दर्द होता है तो सेरिडॉन इस्तेमाल की जाती है। तो कह सकते हैं कि ये फौरी राहत के लिए केंद्रीय मंत्री आ गया। तो अब 5 के बजाय 7 प्रभारी है। पुरानी कहावत है कि रसोई में जितने खानसामे होंगे खाना उतना खराब होगा, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए हेड ऑफ द टीम आ गए हैं अमित शाह। तो यही हमारी चर्चा का विषय है कि अमित शाह का अर्थ क्या है। अमित शाह का अर्थ है कि जो चीज़ें बिखरी हुई है उसको समेटना, उसको सूत्रबद्ध करना और उसके साथ साथ अनुशासित ढंग से उन चीज़ों को आगे बढ़ाना और जिसे कहते हैं ना पिटती हुई बाजी को जिताना। अभी तक गुजरात की बात करें, इसके अलावा जो मैंने शुरुआत में कहा था कि जिस ढंग से उन्होंने धारा 370 हटाने का प्रस्ताव रखा था और जिस चतुराई से उन्होंने उसको पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा से पास कराया, हालांकि ये सिर्फ अकेले उनका काम नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी सब टीम ने काम किया होगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रमेश सिंह जी भी जुड़े हुए। रमेश जी, आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। आप सुन पा रहे हैं हमें ठीक से? जी जी, बिल्कुल अच्छी तरह से। तो बहुत सारी बातों का खुलासा तो आशीष दुबे जी ने कर दिया है और चर्चा की शुरुआत में जो हमने बातचीत की है, आप क्या मानते हैं कि अमित शाह के आने के अर्थ क्या होंगे? क्या मध्य प्रदेश की हालत इतनी खराब हुई कि अमित शाह यानी केंद्रीय नेतृत्व को, उसमें मोदी के बाद नंबर 2 कह सकते हैं कि मोदी की ही अमित शाह के रूप में मध्य प्रदेश में है,
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो जिसमें एक जान है, ये भी कह सकते हैं। एक ही राज्य से आते हैं मोदी और अमित शाह। तो अमित शाह की जो भूमिका है, कल से मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश की पूरी भाजपा पॉलिटिक्स को टेक ओवर करने वाले हैं। ये शब्द है टेक ओवर करने का, लेकिन अब सारी चीज़ें मध्य प्रदेश भाजपा की और सरकार की अमित शाह के आसपास ही घूमेगी, उनके आसपास केंद्रित रहेंगी। आपको क्या लगता है कि कल जो होगा वो कितना बेहतर होगा और अमित शाह इस पर क्या कुछ करेंगे? राघवन जी, पहले मैं अमित शाह की जो शख्सियत है उसका एक छोटा सा विश्लेषण दे दूं आपको। जब बीजेपी की जो पहली पारी थी 5 साल की मोदी जी की, तो उसमें 370 की तो बात छोड़िए, 35A पे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से हलफनामा मांगा था कि आप क्या कह रहे हैं। तो मोदी सरकार की हिम्मत हलफनामा देने की नहीं हुई थी और साफ कह दिया था सुप्रीम कोर्ट को कि हम इस पर कुछ नहीं करना चाहते, जो आपको करना वो कीजिए। और दूसरी पारी में जब अमित शाह गृह मंत्री बने तो आप देखिए कि बहुत जटिल संवैधानिक मुद्दा था 370 का। सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि 35A पे ज्यादा से ज्यादा होगा और बाइफर्केशन, उसको जो जम्मू कश्मीर का विभाजन होगा। 370 की कल्पना किसी ने नहीं की थी। अमित शाह ने संवैधानिक जटिलता को सरल करके और जिस तरह से 370 को आप देखिए, मतलब कश्मीर को पूरी तरह से केंद्र की मतलब सेना के अधीन करके और जिस तरह से पाकिस्तान की आंखों में धूल झोंका, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को संभाल के अपने पक्ष में लाकर 370 पे जो प्रस्ताव लाए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि राज्यसभा में बहुमत नहीं था, राज्यसभा में उन्होंने बहुमत लाके और जिस तरह 370 को खत्म किया, ये ऐतिहासिक बात है। और मैं ये कह सकता हूं राघवेंद्र जी कि अमित शाह बीजेपी का उच्च आत्मबल है इस समय। तो ये तो हो गई उनके विश्लेषण की शख्सियत की बात। अब आते हैं कि उनके यहाँ आने के मतलब क्या है। तो आप ये देखिए कि जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में नगरीय निकाय चुनावों में बीजेपी धराशायी हुई है, बहुत मतलब नीचे आई है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा बहुत हाई पे है। इसके बाद कर्नाटक और जो हिमाचल है, इनने कांग्रेस की जो बढ़त बनाई है उसका मनोवैज्ञानिक असर देश पे है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी उसका असर सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस ने भुनाने की कोशिश की है। और काफी हद तक जिस तरह से सर्वे आए हैं मध्य प्रदेश में, अभी जो चुनावी सर्वेक्षण है, तो उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक हाई पिच पे खेल रही है और बीजेपी इस समय, आपने जैसा अभी कहा कि बहुत ज्यादा अंतर्विरोध और अंतर्द्वंद की स्थिति में है। मैं भी ये मानता हूँ कि बीजेपी इस समय बहुत अंदर ही अंदर बहुत खदबदाहट और पसोपेश की स्थिति में है। तो अमित शाह के आने से कार्यकर्ताओं में एकजुटता आएगी, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और कार्यकर्ताओं के अलावा जो नेताओं की जो टूट फूट की भविष्य में अभी संभावना है, जब टिकट वितरण होगा और पाला बदलने की घटनाएं होंगी, तो अमित शाह की जो रणनीतिक मजबूती है, अमित शाह के कारण बीजेपी में एक जो आत्मबल और अनुशासन की परिस्थिति बनती है, तो वो स्थितियां बीजेपी को लाभप्रद होंगी। बिल्कुल। तीसरी बात ये कहना चाहता हूं मैं कि जिस अभी जो परिप्रेक्ष्य बने हैं चुनावों के, नगर निगम चुनाव और जो सर्वेक्षण, तो इसके बाद केंद्र को ऐसा लग रहा है, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को, कि स्थिति मध्य प्रदेश में जो स्थानीय जो राज्य के नेता है इनके दम पे लड़ना बीजेपी के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव 2024 का सेमीफाइनल है, यानी 2024 के लोकसभा चुनावों का बहुत कुछ दारोमदार इन तीनों चुनावों पर टिका हुआ है। तो केंद्र इसमें, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता और उनकी रणनीति है कि पूरी तरह से कमान को केंद्र के हाथ में लें। अमित शाह से अच्छा इस समय, क्योंकि जो नड्डा साहब है वो तो छाया अध्यक्ष है, असली अध्यक्ष अमित शाह है। अमित शाह के माध्यम से इन तीनों राज्यों में बागडोर अपने हाथ में और मुख्य चेहरा मैं समझता हूं कि मोदी को पेश करके ही अगले चुनाव को लड़ने की रणनीति है बीजेपी की। बिल्कुल कह सकते हैं कि अब जो टिकट का बंटवारा हुआ या टिकट वितरण हो गया, प्रत्याशी चयन हुआ, उसमें अहम भूमिका अमित शाह की होगी। इसका मतलब ये कि जो मध्य प्रदेश की भाजपा है वो गौण स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि अमित शाह खुद बहुत बड़े कद के लीडर हैं, फिर उनके आसपास कोई टिकेगा ऐसा लगता नहीं है। लेकिन जो आपने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का रिस्क लेने की मूड में नहीं है,
लेकिन भाजपा की, मैंने बीच में कहा था कि जो दुर्दशा हुई है आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो वो जिम्मेदारी से भी केंद्रीय नेतृत्व तो बच ही सकता, क्योंकि बीजेपी में गिरावट एक दिन में नहीं आई। मैं कह सकता हूं कि मेरे जो साथी है संजय सोनी भी जुड़ गए हैं, आशीष दुबे जी भी, कि जो मध्य प्रदेश में जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और भाजपा तक, भाजपा का जो अपना सफर है 80 से लेकर अब तक का, बीजेपी अपने सबसे दुर्दिनों में चल रही है मध्य प्रदेश में, जो आज की हालत है। तो ये सब चीज़ें बताती है कि संगठन की जो हालत है, 20 साल की जो सरकार के कारण कार्यकर्ताओं की जो एक तरह से पैसा कमाने की स्थिति है, कई जगह तो कार्यकर्ता दलाली कार्यकर्ता बन गया और कई जगह कार्यकर्ता दलाल हो गए। तो ये बहुत सारी स्थितियां हैं जो पार्टी के भीतर अंदर खाने में बात चलती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर बहुत बड़ी पार्टी की नीतियों को लेकर वितृष्णा है, लोग परेशान हैं और देख रहे हैं कि आखिर करें क्या। तो 7 लोग हो गए हैं, अमित शाह को मिलाएंगे तो 8 हो जाएंगे। 5 प्रभारी पहले से थे संजय जी, 2 अभी केंद्रीय मंत्री बन गए, प्रभारी और सह प्रभारी। मैंने कहा कि ये दर्द में सेरिडॉन की गोली की तरह है कि जैसी दर्द हो, वो एक पुराना विज्ञापन था कि जब आपको दर्द हो तो आयोडेक्स मलिए और काम पर चलिए। तो इस भूमिका में ये दोनों प्रभारी और फिर अमित शाह हैं। आपको क्या लगता है, आपकी राय? देखिए, अब चुनाव का बेला है और मैं समझता हूं कि अभी अमित शाह का दौरा जो अचानक आज हो रहा है, यानी आज जो सूचना आई है कि कल वो अचानक आ रहे हैं, 4 घंटे रुकेंगे, खाना यहीं खाएंगे और फिर जाएंगे। तो ये एक सामान्य दौरा नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई इनपुट्स उनके पास है, कोई ना कोई चुनाव को लेके उनको कोई विशेष बात कहनी हो, कोई ना कोई उनको प्लानिंग बतानी हो, इसके लिए उनका दौरा हो रहा है। इससे पहले भी वो बालाघाट 22 जून को आ रहे थे, फिर अचानक कैंसिल हो गया और फिर वापस उनका आना नहीं हुआ। संजय जी गृह मंत्री है तो इनपुट तो उनके पास बहुत सारे होंगे जी, और अभी जो घटनाएं हुई है उससे भी मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमान जो वो चिंतित हो गया होगा, क्योंकि सरकारों से तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन पहली बार भाजपा के संगठन से दिक्कतें आ रही है और मारपीट की स्थिति बन रही है। जो मैंने आशीष जी के साथ चर्चा में शुरुआत में कहा था कि इंदौर में तो युवा मोर्चे के अध्यक्ष और पदाधिकारियों में मारपीट हो गई, खून खराबे की स्थिति बनी, मतलब लोगों को खून तक निकला है। ग्वालियर में स्थिति खराब है, भोपाल में हमने देखा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जी, इसमें एक और कारण है कि ये थोड़ा बीजेपी की जब बात आती है तो थोड़ा एकदम जो खुले तौर पे जो माहौल खराब हो गया, खुलेआम गाली गलौज होना थोड़ा अब होने लगा है, मगर पहले भी और अपन अभी आगे भी देखते आ रहे हैं कि बहुत कम मौके होते हैं कि जब खुलेआम कोई बोले। अब रघुनंदन शर्मा जी ने तो खैर साफ बोला था कि 5 पांडव हैं आए हैं जो अभी पहले से, अब 2 7 हो गए, यानी अब 7 पांडव हो गए उनके कहने अनुसार कि वो पूरी चुनाव कराएंगे। उन्होंने कहा था कि 5 प्रभारी जो हैं वो पार्टी का चीर हरण कर रहे हैं, पांडव नहीं कहा उन्होंने। तो चीर हरण तो पहले एक ने किया था, दुशासन ने किया था। अब ये जो 5 प्रभारी हैं वो पार्टी का चीर हरण कर रहे हैं। तो उनकी संज्ञा जो थी वो पांडवों की नहीं थी, बल्कि ये था कि ये कौरव की तरह अकेले दुशासन ने किया था, यहाँ तो 5-5 चीर हरण कर रहे हैं जी। बिल्कुल, तो अब 2 और आ गए, वो दोनों केंद्रीय मंत्री हैं और दोनों अनुभवी हैं, और खासतौर से भूपेंद्र यादव जी का जो हमेशा क्योंकि संघ से रहे हैं, आगे बढ़े और धीरे धीरे उनने अपनी प्लानिंग और उसकी रणनीति का लोहा बनवाया। तो अब पार्टी उसकी दिशा पे काम कर रही कि अब वो भी आ रहे हैं और वो कल वो भी आ रहे हैं। यानी इसका अमित शाह जी का आना नहीं है, पूरी जो प्रभारी हैं और जो सब लोग पूरी टीम है। मुझे लगता है कल बहुत बड़ा कोई अनाउंसमेंट ना हो जाए। संजय जी, दरअसल अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव जी तो मध्य प्रदेश भाजपा की तुलना में मैं तो कहूँगा कि वो बहुत नए खिलाड़ी होंगे, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े कद्दावर है संगठन के मामले में। तो वो उनकी स्थिति भले कहीं अच्छी बहुत रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश में वो बहुत असरदार नहीं होंगे। यहाँ जो कुछ करेंगे अमित शाह करेंगे, आशीष जी। बिल्कुल। और ये जो भूपेंद्र यादव या वैष्णव जी की मानना है, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा बहुत सिर्फ नाम है, 2 केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े से अलग किस्म के संगठन के मामले में। विस्तार से थोड़ा सा बताएंगे आशीष जी। देखिए, ये दोनों सही बात है कि मध्य प्रदेश के लिए नए चेहरे हैं, लेकिन ये चेहरे जिनसे कनेक्ट हैं और जिनके द्वारा भेजे गए हैं वो इनके प्रभाव को, असर को और इनके दबाव को बढ़ाएंगे। वो इसलिए ही रहेंगे क्योंकि वो सीधी डायरेक्ट डायलिंग होगी हाईकमान से यहाँ पर, तो वो इस चीज़ को देखेंगे। एक बार और भी देखिए, अरुण जेटली ने भी यहाँ लंबा कैंप किया था एक बार चुनाव के वक्त, जब भाजपा सत्ता में कमबैक किया था भाजपा ने। तो इस तरह के फंडे होते हैं, और ये तो दोनों मंत्री जो हैं इस नाते चूंकि हैं कि वो हाईकमान से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे नेता हैं भाजपा के जिनको के साथ मौजूदा जो हम यहाँ के चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं 2-3, वो काम करने में असहज महसूस करते हैं।
उसमें घोषित तौर पर तो सब बड़े साथ होते हैं, बड़े सौहार्द के साथ होते हैं, लेकिन सब जानते हैं अंदरूनी तौर पर उनका ताना बाना बिखरा हुआ है। इसमें कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, इसमें प्रहलाद पटेल भी हैं, और भी कुछ चेहरे, फिर ज्योतिराज सिंधिया भी हैं। उनके साथ ही बहुत सहज स्थितियां बनेंगी नहीं। तो ऐसे वक्त में जो सबको साथ करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए, ये जो दो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और ये अश्विनी वैष्णव, ये जो है एक सूत्रधार टाइप की भूमिका निभा सकते हैं, ताकि सबको थोड़ा थोड़ा काम मिले और सब मिलके अपना काम कर सकें। मेरा कहना ये था कि जितना आपने जो नाम गिनाए हैं जी, उसमें प्रहलाद पटेल, आपने कैलाश जी की बात करी, इसमें फिर हम और क्या कहते हैं नरेंद्र सिंह तोमर को भी जोड़ सकते हैं। सिंधिया तो अभी कांग्रेस से, यहाँ तो वो तो बीजेपी में अभी शक्कर की तरह दूध में घुलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब अगर ये बिखरे बिखरे हैं तो फिर भूपेंद्र यादव जी और अश्विनी जी कितना लोगों को समेट पाएंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश को जितना जानते हैं, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, ये अपने आप में हस्तियां मध्य प्रदेश में। और अगर ये असहज हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये जो दो नाम जो केंद्रीय मंत्री के, वो कुछ सहजता ला पाएंगे। वो तो अमित शाह की धमक कुछ सहजता ला पाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो लीडर है उनके कद छोटे नहीं है। भाई आपने गुजरात में किया था, वो उनका गृह राज्य था, लेकिन आप देखिए कर्नाटक में नहीं चल पाया, हिमाचल में सब नहीं चल पाया। तो मध्य प्रदेश थोड़ा सा अलग किस्म का राज्य, थोड़ा टिपिकल है, और यहाँ जितनी आसानी से लोग समझ रहे हैं उतना आसान होगा नहीं। मुझे लगता है कि अमित शाह को भी दिक्कत आएगी यहाँ। बिल्कुल नहीं होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रहलाद पटेल या कैलाश विजयवर्गीय बड़े कद के नेता हैं। खुद सिंधिया भी छोटे मोटे नेता नहीं है, उनका अपना एक जनाधार है जी। यही तीन चेहरे हैं जिनसे मौजूदा लोगों का ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं है। लेकिन क्या इन सबको भी काम मिलेगा, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा। और जब सुपरविजन ऊपर से होगा, अमित शाह के जरिए ये लोग भी करेंगे और मोदी भी करेंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा स्थितियां, ये कोशिश है, ये इनकी कोशिश है, ऐसा लगता है। उसका रिजल्ट क्या होगा ये अभी तो नहीं कहा जा सकता, ये ऐसा लगता है। बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि अब हम रिजल्ट के पर भी बात करेंगे, जैसे जब कुछ चीजें सुधरेंगी या बिगड़ेंगी। रमेश जी से पूछा था, रमेश जी आखिरी दौर की चर्चा, कुछ मिनट बचे हैं, आपका क्या कहना। आशीष जी ने कहा कि जो लीडर आए हैं भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, ये कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के बिखरे हुए लीडर हैं उनको सूत्रबद्ध करेंगे और उनसे काम लेने की कोशिश करेंगे। उसमें नाम गिना दिए हैं कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ज्योतिराज सिंधिया। क्या लगता है कि क्या ये इतने छोटे बड़े लीडर हैं कि ये भूपेंद्र यादव और उनके नेतृत्व में या उनकी बात में कर पाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में स्टॉलवर्ड हैं। जी राघवन जी, ये जो भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव है, अपने आप में इंडिपेंडेंटली तो यहाँ के नेताओं को बहुत ज्यादा असर, थोड़ा बहुत असर, एक नैतिक दबाव तो आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं आएगा। लेकिन इनके पीछे जो अमित शाह जी की रणनीतिक ताकत है, अमित शाह जी का जो आत्मबल है, अमित शाह जी का जो एक धमक है, उसकी वजह से ये जो बीच में कड़ी के रूप में जब काम करेंगे, तो ये जो जैसे नरोत्तम मिश्र है या आप सिंधिया जी है या कैलाश विजयवर्गीय है, मैं जल्दी से मैं बात करूं, एक बात आपसे पूछ लूं, समय की कमी है। अब धमक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कार्यकर्ता आप किसी से दबता नहीं है, और अगर आपने उनसे प्यार से बात नहीं की, उनकी जो असली दिक्कतें हैं उनको शॉर्ट आउट नहीं किया, तो फिर कोई भी आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश का मामला संभलने वाला नहीं है इसमें, क्योंकि आपने अगर धमक से काम किया तो कार्यकर्ता घर बैठ जाएगा, क्योंकि वो जो लोग अभी मुख्य धारा में हैं वो वोट दिलाने के काबिल नहीं है। जो मुख्य धारा के जो वोट दिला सकते हैं वो घरों में है। तो मामला धमक का नहीं है, कितना प्यार से काम कर पाएंगे, कितना सबको समझा पाएंगे, तभी मामला बनेगा। नहीं, मेरा धमक का मतलब ये कि कोई नेताओं को वो दादागिरी बताएंगे। इस समय तो स्थिति है, अमित शाह का इतना प्रभाव है, एक नैतिक प्रभाव, उनकी एक रणनीतिक ताकत है, और एक हेलो इफेक्ट उनका पड़ता है कार्यकर्ता पे। पूरी बीजेपी में उनका एक हेलो इफेक्ट है, वो हेलो इफेक्ट निश्चित रूप से काम करेगा। अश्विनी वैष्णव और ये जो दोनों मंत्री है, ये इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर पाते ज्यादा। चलिए संजय जी से पूछता हूँ। संजय जी, कार्यकर्ता को एक्टिव करने की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो घर बैठ गया, पार्टी को जिताने वाला, जो पार्टी के प्रति समर्पित है। अमित शाह अगर उन चीज़ों को टच करेंगे तो इसमें करंट आएगा, क्योंकि वो तार कट गए हैं। सवाल है कि जो जिताने वाले तार हैं अगर वो जुड़ेंगे तो काम चलेगा। आपकी बहुत इसमें संक्षेप में रहा, अमित शाह अगर उनको जोड़ने के लिए काम करेंगे या फिर धमक से काम चलेगा, 2-3 वाक्यों में। बिल्कुल सही है। एक्चुअल में प्रदेश इकाई जो है, सबका सबसे पहला दायित्व तो प्रदेश इकाई का है, प्रदेश अध्यक्ष का है, जो लगातार कटघरे में उनके खिलाफ पूर्व विधायक, पूर्व जो बड़े बुजुर्ग नेता हैं, वो लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और ये बात राष्ट्रीय स्तर तक
जानकारी है, लेकिन अभी तक कोई बदलाव या कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी, चलिए, वो जबकि तो 10 बार अब बदलाव की बात हुई। हमें लगता है कि बदलाव का समय तो बीत गया, लेकिन बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो सोचते हैं वो किसी को पता नहीं चलता। वो जब करते हैं तब लोग चौंकते हैं, यानी वो सरप्राइज करते हैं। तो देखते हैं कल के बाद क्या सरप्राइज होने वाली खबरें आती है। समय की कमी, तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश सिंह जी आपका भी धन्यवाद, संजय जी, आशीष जी आपका बहुत बहुत साधुवाद किया, आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो हमने बात की थी अमित शाह का अर्थ, अमित शाह के मायने। मध्य प्रदेश में कल कम से कम 4-5 घंटे केंद्रीय मंत्री अमित शाह रहेंगे भोपाल में, और वो अपनी पार्टी के लोगों से बातचीत करेंगे। उम्मीद है कुछ पॉजिटिव खबरें आएंगी और हम कल आपसे फिर इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।